नमस्कार। मैं हूं अरविंद डहरिया और आज के लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। यह एक अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों। फिर उसके बाद 1853 और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था इस स्थल का, और कुछ पुरा वस्तुएं यहाँ से प्राप्त की थी, जैसे बर्तन वगैरह जो मृदभांड होते हैं, ये सब इनको मिला वहाँ पर। 1912 में जे.एफ. एलीट थे, एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में थे वो विद्वान। उन्होंने इसके विषय में एक लेख लिखा था और पश्चिमी विश्व को अवगत कराया था इसके विषय में। लेकिन जो भी ये विद्वान थे तीनों, चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम और जे.एफ. एलीट, ये जो इसका वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाए थे। इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है इतनी बड़ी सभ्यता हो सकती है यहाँ पर। 1921 में जब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, महानिदेशक थे दोस्तों, तो उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कराया और उत्खनन के फलस्वरूप 1921 में दोस्तों हड़प्पा की खोज हुई। और इसी के आधार पर, चूंकि पहला स्थल जो था हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यदि बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम इसके कालक्रम की बात करें तो कालक्रम जो मोटा मोटा हिसाब लगाया है विद्वानों ने, वो लगाया है 2500 से 1700 BCE, 2500 से 1700 ईसा पूर्व दोस्तों। इसका खोजकर्ता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, चूँकि इन्होंने पहला स्थल खोजा था। इसके बाद जो है 1922 में दोस्तों राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1922 में किसने? राखलदास बनर्जी ने। 1924 में फिर जो जॉन मार्शल थे, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, उन्होंने घोषणा कर दी एक नई सभ्यता की खोज की, और उसको क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता, ये सभी एक ही सभ्यता के नाम हैं। अब हम उद्भव और विकास को लेकर इसमें विद्वानों में मतभेद है दोस्तों, और इस मतभेद के 3 कारण हैं। पहला तो लिपि करना पढ़ा जाना। यहाँ पर जो हमें लिपि प्राप्त हुई है वो चित्रात्मक प्रकार की है। कौन सी? चित्रात्मक। और उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। बहुत विद्वानों ने दावा किया है पढ़ने का, लेकिन कोई भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। अब दूसरा कारण जो है साहित्यिक स्रोतों की कमी। किसी भी सभ्यता या कालखंड को जानने का एक बड़ा साधन होता है साहित्यिक स्रोत, लेकिन यहाँ पर से हमें कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं दोस्तों। तीसरा कारण क्षैतिज खुदाई का अभाव। क्षैतिज खुदाई के अभाव के कारण भी यहाँ पर जो है सभ्यता को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं दोस्तों। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा दोस्तों? त्रिभुजाकार। और इसमें कुल 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं दोस्तों। कितने? 1500 से अधिक स्थल। अगर हम इसके छोरों की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा है, और वो किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर दोस्तों। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सुतका गेंडोर है। कौन सा? सुतका गेंडोर। आप मैप में देख सकते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर। सबसे दक्षिणी बिंदु, अच्छा, जो सुतका गेंडोर है या मकरान तट में है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब हम इसके दक्षिणी बिंदु की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ पर है? दायमाबाद में। कहाँ पर दोस्तों? दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दायमाबाद। और सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों आलमगीरपुर। कहाँ पर दोस्तों? आलमगीरपुर। अब हम इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसका जो पहला है सिद्धांत, वह है सुमेरियन उत्पत्ति। सुमेरियन मतलब इसी के समकालीन एक सभ्यता थी दोस्तों, पश्चिमी मिस्र के आसपास थी यह सुमेरियन सभ्यता। तो इससे उत्पत्ति इसकी हुई ऐसा कहा जाता है। और यह किसने कहा? जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, ये 3 विद्वान तो थे जिनको लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है वह सुमेरियन सभ्यता से हुई है। तो उन्होंने समानताएं भी गिनवाई कि क्या कारण है, क्यों उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति सुमेरियन सभ्यता से हो सकती। तो इसके इन्होंने निम्नलिखित कारण दिए। उन्होंने बताया कि जो सुमेरियन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों नगरीय सभ्यताएं थीं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भवन थे सुमेरियन और सिंधु घाटी सभ्यता के, कच्ची व पक्की ईंटों के बने हुए थे।
इसके अलावा दोनों सभ्यताओं में जो है जो मिट्टी के बर्तन हैं वो चाक से बनाए जाते हैं। चाक मतलब पहिया, उसको घुमा के, जैसे वर्तमान में अभी कुम्हार बनाते हैं। और उन्होंने दिया कि जो दोनों सभ्यताएं थी इनको लिपि का भी ज्ञान था दोस्तों, लिपि। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो दोनों सभ्यताएं थी, दोनों के निवासियों को कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण यानी पत्थर के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे, यहाँ के दोनों के जो निवासी हैं दोनों सभ्यताओं के। लेकिन इसका खंडन भी कर दिया गया। और जो असमानताएं हैं, जो इन तथ्यों का खंडन करने का क्या कारण है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह सुमेरियन सभ्यता की तुलना में अधिक नगरीकृत थी और अधिक विकसित भी थी। कैसी? अधिक नगरीकृत और अधिक विकसित। यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है पूरे विश्व में फेमस है दोस्तों, और आश्चर्यचकित करने वाली है। दूसरा कारण जो है, जो सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी दोस्तों वह कीलनुमा थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के हमें 400 अक्षर प्राप्त हुए अभी तक, जबकि सुमेरियन सभ्यता की लिपि के हमको 900 से अधिक अक्षर प्राप्त हो चुके हैं। तीसरा कारण जो है नकारने का, वह है मोहरें। इन विद्वानों ने कहा था कि जो है मोहरों का उपयोग करते थे वाणिज्य व्यापार के लिए, लेकिन जो हड़प्पा की मोहरें थी दोस्तों वो आयताकार और वर्गाकार थी, जबकि सुमेरियन जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी। कैसी थी दोस्तों? बेलनाकार। दूसरा सिद्धांत जो है इसका, वह आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत है दोस्तों। और यह सिद्धांत किसने दिया? यह दिया बीबी राव और एसआर राव ने। यह भारतीय विद्वान थे। कौन कौन? बीबी राव और एसआर राव। इन्होंने इसके क्या कारण बताए? इन्होंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आर्यों की तरह प्रकृति की पूजा करती थी। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि दोनों सप्त सिंधु में निवास करते थे। इनका जो क्षेत्र था वह सप्त सिंधु के आसपास था दोनों का। तीसरा इन्होंने कारण बताया कि ऋग्वेद में एक शब्द है दोस्तों, हरियूपिया। क्या? हरियूपिया। तो विद्वानों ने बताया कि जो हरियूपिया है ऋग्वेद का, वो जो है हड़प्पा है वास्तव में। और चौथा कारण बताया कि दोनों में जो है अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिका का इस्तेमाल क्यों किया जाता दोस्तों? अग्निवेदिका का इस्तेमाल किया जाता पूजा के लिए, हवन वगैरह करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि दोनों सभ्यताओं से जो है अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हो सकता है कि इसकी उत्पत्ति आर्यों द्वारा हुई हो। लेकिन इसका खंडन करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं पक्ष में। जैसे कि जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी, और यह कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी पूर्णतः, कृषि और पशुपालन पर। प्रारंभिक जो वैदिक लोग थे वह पशुपालन पर अधिक निर्भर थे, जबकि जो बाद के पीरियड के थे वो कृषि और पशुपालन दोनों पर निर्भर थे वैदिक। जबकि अब अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह नगरीय थी और व्यापार और व्यवसाय प्रधान थी दोस्तों। इसका जो आय का साधन था वो व्यापार और व्यवसाय पर आधारित था। अब वैदिक सभ्यता के घरों की बात करें तो वैदिक सभ्यता के जो घर थे वह घास फूस के बने थे, जबकि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसके जो घर थे पक्की ईंटों के बने थे दोस्तों। कैसे? पक्की ईंटों से। दूसरा कारण जो है कि वैदिक लोग जो थे लोहे से परिचित थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, वो तांबे से परिचित थे दोस्तों, और तांबे के उपकरण वगैरह बनाते थे। वो लोहे से जो परिचय हुआ था वैदिक लोगों का वह 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व के आसपास। अब हम सेंधव सभ्यता की बात करें तो सेंधव सभ्यता जो थे मातृदेवी, मतलब हड़प्पा सभ्यता, वह मातृदेवी की पूजा करते थे। आपको हड़प्पा में एक क्या बोलते मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके पेट से एक उगता हुआ पेड़ दिखाया गया था और इसे उर्वरा की देवी कहा गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं जो मातृ देवी की प्रतीक हैं दोस्तों। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के, वो मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, शिवलिंग की। इसके अलावा वृषभ उनके लिए पवित्र पशु था। जबकि हम वैदिक पीपल्स की बात करें, वैदिक लोगों की, तो वह इंद्र और वरुण की पूजा करते थे दोस्तों, और उनका जो प्रिय पशु था वो गाय था जिसकी वो पूजा करते थे। तो सेंधव सभ्यता का वृषभ था और वैदिक सभ्यता का गाय, तो ये अंतर था दोनों में। अब हम अगले कारण की बात करें तो आर्यों का जो प्रिय पशु था दोस्तों वो घोड़ा था, अश्व, जबकि जो हड़प्पा वासी थे घोड़े से अपरिचित थे दोस्तों।
वैदिक सभ्यता जो हड़प्पावासी जो थे उनको लिपि का ज्ञान था, जैसे हमको उनकी चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है लगभग 400 अक्षरों के साथ, जबकि वैदिक जो पीपल थे उनकी लिपि ज्ञात नहीं हुई है, लेकिन मौखिक शिक्षा प्रणाली थी उनकी, जिससे वो वेदों का आदान प्रदान करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी। अब हम निष्कर्ष की बात करें इसमें आर्य उत्पत्ति में, तो स्पष्टता का अभाव है दोस्तों, स्पष्टता का अभाव है। अब जैसे इसमें एक कारण दिया है कि वैदिक जो थे लिपि का ज्ञान नहीं था इनको, लेकिन ऐसा असंभव है दोस्तों कि इतने सारे उन्होंने वेदों की रचना कर दी हो बगैर किसी लिपि के। तो इस मत में भी जो है स्पष्टता का अभाव है। जो तीसरा सिद्धांत है दोस्तों, वह देशी और क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं इसको। ऐसा कहा गया है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, जो इसके पूर्व की वहाँ पर जो सभ्यताएं थी उसी से विकसित हुई हैं। मेहरगढ़ और आमरी जैसी प्राक हड़प्पाई सभ्यताओं के क्रमिक विकास से इसका जो है नगरीय स्वरूप अस्तित्व में आया। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत उपजाऊ क्षेत्र था दोस्तों सिंधु नदी के कारण, तो कृषि बहुत अच्छी होती थी, तो कृषि से जो अधिशेष बचा दोस्तों, जो लाभ जो एक्स्ट्रा रुपए बचते थे, उसी से इन्होंने व्यापार और वाणिज्य का विकास किया। इस मत के समर्थक कौन कौन है दोस्तों, तो रोमिला थापर, डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वह पूर्व की प्राक हड़प्पाई सभ्यताओं के क्रमिक विकास से हुआ। चौथा जो सिद्धांत है दोस्तों वह द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत है, और यह किसने दिया, सुनीति चटर्जी ने। और द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने किस मत के आधार पर दिया दोस्तों, अफगानिस्तान में एक बलूचिस्तान में ब्राहुई प्रांत है एक बलूचिस्तान में, वहाँ पर के जो लोग हैं ब्राहुई भाषा बोलते हैं दोस्तों, और ब्राहुई भाषा जो है द्रविड़ भाषी परिवार की है। और द्रविड़ भाषी परिवार की भारत में कहाँ पर भाषा है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तो जो सुनीति चटर्जी उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा गैप है, कहाँ अफगानिस्तान और कहाँ इधर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो ये कैसे। तो उन्होंने बताया कि जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं द्रविड़ पीपल, वो पहले वहीं पर निवास करते थे, और जब आर्यों ने आक्रमण किया तो वहाँ पर से वो विस्थापित होकर दक्षिण भारत में आ गए, और जो कुछ लोग रह गए वहाँ पर बलूचिस्तान में, तो वह आज भी ब्राहुई भाषा बोलते हैं, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। लेकिन हम निष्कर्ष निकालें तो दक्षिण भारत में जो है, अगर ऐसा होता तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं उस समय में उनके पास, या उस समय जो खुदाई उत्खनन वगैरह हुए वहाँ पर, तो सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते कुछ प्रमाण मिलते, जैसे मृदभांड वगैरह, बर्तन वगैरह, तांबे वगैरह की जो वो कलाकृतियाँ बनाते थे, या मातृदेवी, ये सब चीज़ें नहीं मिली, इसलिए इसको भी नकार दिया जाता दोस्तों। तो हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, लेकिन हम अगर कोटदीजी, कालीबंगन, बनावली, हड़प्पा आदि की खुदाइयों पर बात करें, जो प्राक सैंधव कालीन जो स्तर मिले हैं यहाँ पर की खुदाई में, तो वहाँ पर भी हमको नगरीकरण के प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके अलावा भवन निर्माण आदि की भी हमें जानकारी मिलती है उनसे। तो हम केवल जो अभी हमने तथ्य गिनाए हैं इनके आधार पर यह नहीं कह सकते कि जो है पाश्चात्य प्रेरणा है, इसमें आर्य मत है, द्रविड़ मत है, या कोई भी मत है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक प्रोफेसर मीडो है दोस्तों, उन्होंने कहा था कि भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, बल्कि 3300 ईसा पूर्व के आसपास सरस्वती नदी के तट पर एक सभ्यता बसी हुई थी। और सरस्वती नदी की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट जो इमेजेस हैं उससे भी हमें सरस्वती नदी की जो धारा है उसकी बहाव की जानकारी मिली है, यह कहाँ से बहती थी। तो इस आधार पर हम ये भी मान सकते हैं जो प्रोफेसर मीडो का मत है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। अब हम कुछ क्वेश्चनों में आते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे दोस्तों। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर से प्राप्त हुए। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहला ऑप्शन दिया लोथल, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मेहरगढ़ और चौथा कोटदीजी दोस्तों। तो हम अगर भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हमें ऑप्शन के अनुसार मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से दोस्तों, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। कहाँ पर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और यहाँ पर से 7000 ईसा पूर्व
गेहूं के साक्ष्य मिले दोस्तों। कब? किस फसल के? गेहूं के। अगर हम यहाँ पर लहुरागढ़ रहता ऑप्शन में तो इसका उत्तर लहुरागढ़ होता। यदि मेहरगढ़ और लहुरागढ़ दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो उत्तर होगा लहुरागढ़, क्योंकि लहुरागढ़ से दोस्तों 8000 से 9000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिल चुके हैं। कहाँ से? लहुरागढ़ से, लहुरादेव से दोस्तों। कहाँ से? लहुरादेव से। और लहुरादेव कहाँ पर है? अभी वर्तमान संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न में आए तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ऑप्शन में नीलगिरी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी और नल्ला मल्ला 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। और इसका उत्खनन कब हुआ था दोस्तों? 1982 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने किस पशु का निरूपण अपनी कलाकृतियों में नहीं किया दोस्तों? तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो गाय, हाथी, गेंडा और बाघ। तो दोस्तों हाथी का भी उन्होंने किया है, गेंडा का भी, बाघ का भी। उन्होंने अपनी कलाकृतियों में किसका निरूपण नहीं किया दोस्तों? गाय का। अगर हम गाय की बात करें तो गाय को जो है वैदिक काल में महत्व प्राप्त हुआ दोस्तों। कब? वैदिक काल में। नंबर 4, सुमेलित करो। तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ दिया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ भोगबा, घग्गर, रावी और सतलज दिया हुआ दोस्तों। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा जो था दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के तट पर था दोस्तों? तो हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। जबकि जो कालीबंगा है, कालीबंगा दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कालीबंगा सतलज या घग्गर में से एक होगा दोस्तों। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर था। तो इस आधार पर हम ऑप्शन मिलाएं तो ए का हो गया 3, तो ए और बी में आ गए। और हम तीसरे नंबर की देखें तो तीसरे में 1-1 दिया हुआ दोनों में। तो हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि इसका आंसर क्या है। तो कालीबंगा जो है दोस्तों, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, जबकि जो रोपड़ है वह सतलज नदी के तट पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। 3, 2, 1, 4। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर। 5वां जो प्रश्न है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सराय नहर, सराय नाहर, महदहा, लेखहिया, काकोरिया। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? महदहा। क्या है दोस्तों? महदहा। इस स्थल से हमको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और महदहा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। और महदहा से दोस्तों एक ही जो है कब्र, वहाँ से 3 मानव कंकाल मिले एक ही कब्र से। अगर प्रश्न आता है कि एक ही कब्र से कहाँ पर 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हुए दोस्तों? महदहा से। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।